हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे जो वनस्पति जगत पढ़ रहे थे उसमें सारांश की। तो सारांश में हम पूरा ओवरव्यू देखते हैं इस अध्याय का। जो अध्याय का नाम है पादप जगत, और इसमें क्या क्या आता है। पादप जगत में आता है शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ये सब वर्ग आते हैं शैवाल के। ये सब वर्ग आते हैं पादप जगत के अंतर्गत। और जब हम बात करते हैं शैवाल की, तो शैवाल में क्या होता है, इनमें एक वर्णक होता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। और इसके अलावा शैवाल कैसे दिखते हैं, ये सरल दिखते हैं, थैलस के आकार के, थैला के आकार के होते हैं, इसे थैला सांप कहते हैं। और उसके बाद इसमें ये अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी कहते हैं। इसके अलावा शैवाल जो होते हैं जलीय होते हैं। तो ये सब गुण होते हैं शैवाल के। इसके बाद वर्णक, इनमें जो वर्णक होता है, इनका जो कलर होता है उसकी उपस्थिति के आधार पर, इनके भोजन के संग्रह के आधार पर, इन दोनों के आधार पर शैवाल को फिर से वर्गीकृत करते हैं क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी में। क्लोरो मीन्स हरे वर्णक वाले, फियो मीन्स भूरे वर्णक वाले, और रोडोफाइसी मीन्स लाल रंग वाले शैवाल। फाइसी का अर्थ होता है शैवाल। तो ये तीन क्लास, तीन वर्ग हमने और देखे जिनमें शैवाल फिर से विभाजित किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं शैवाल में ही, तो ये जनन कैसे करते हैं। ये जनन करते हैं विखंडन विधि द्वारा। मतलब शैवाल का कोई भाग टूटता है और उससे नया शैवाल बन जाता है। इसके अलावा शैवाल में बात करते हैं अलैंगिक जनन की। तो अलैंगिक जनन विभिन्न बीजाणुओं द्वारा होता है। और शैवाल में लैंगिक जनन की अगर बात करें तो इसमें लैंगिक जनन होता है और लैंगिक कोशिकाओं के द्वारा होता है। और कितने प्रकार का और लैंगिक जनन देखने को मिलता है, किस किस प्रकार का लैंगिक जनन देखने को मिलता है। तो ये समयुग्मकी होते हैं, इनमें लैंगिक जनन असमयुग्मकी प्रकार का होता है और विषमयुग्मकी प्रकार का लैंगिक जनन देखने को मिलता है शैवाल में। उसके बाद बात करते हैं शैवाल के बाद हम शॉर्ट में एक सारांश में ब्रायोफाइट को भी स्टडी करते हैं। हालांकि सभी को हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं, लेकिन ब्रायोफाइट के बारे में भी यहाँ सारांश देखते हैं। तो ये मिट्टी में पाए जाते हैं और लैंगिक जनन पानी पर, लैंगिक जनन के लिए पानी पर निर्भर करते हैं। शैवाल की अपेक्षा जो ब्रायोफाइट होती है, इनकी पादपकाय अधिक विभेदित होती है और यह थैलस टाइप के होते हैं, शयान या अथवा सीधे होते हैं ब्रायोफाइट्स। और इनमें जो मूलाभ या जल जैसी रचना होती है वो सतह से जुड़ी होती है, अर्थात सबस्ट्रेटम से जुड़ी रहती है। तो इस तरह से हमने शैवाल और ब्रायोफाइट के बारे में शॉर्ट में देखा। और यहाँ पे जब हम बात करते हैं शैवाल में, सम मतलब समान दिखने वाले युग्मक, एक समान युग्मक, असम मतलब एक जैसे नहीं दिखते, ये अलग होते हैं इस तरह के युग्मक। और विषम की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि इनकी आकारी भी की में भी अलग दिखते हैं और इनकी फिजियोलॉजी दोनों ही अलग हो जाती है। तो इस तरह के युग्मक विषम युग्मकी कहलाते हैं। समयुग्मकी अगर हम देखें तो इसका शेप ऐसा बना सकते हैं, दोनों एक जैसे आकार के छोटे छोटे, मतलब एक ही जैसा आकार है और साइज़ भी सेम है। मतलब सर्कुलर स्ट्रक्चर तो दिख रहे हैं, प्लस इनका आकार भी समान है, इनकी साइज़ भी समान है। और असमयुग्मकी मतलब सर्कुलर तो रहेंगे, सर्कुलर तो है, पर एक का साइज़ थोड़ा बड़ा हो गया, इस तरह से असमयुग्मकी। और विषमयुग्म की बात करें तो इनमें जो होता है ना, अगर एक छोटा है तो दूसरा अलग होगा, दूसरे का शेप भी अलग होगा, उनकी आंतरिक संरचना में भी अलग होगा। यहाँ पे सिंपली स्पोर मिल रहे हैं एक जैसे, पर यहाँ पर जैसे कि एग्जांपल एग और जिसको बोलते हैं ओवा, ठीक है, या एग, और यहाँ पे स्पर्म, ठीक है। तो इस तरह ये दो अलग अलग स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि असमयुग्मकी और समयुग्मकी दोनों में इनकी आकार तो गोल है लेकिन साइज़ अलग अलग है। यहाँ पे आंतरिक संरचना और बाहरी संरचना दोनों अलग होती है विषम युग्मकी में। इसके बाद हम बात करते हैं सारांश में, आगे बढ़ते हैं। सारांश में आगे हम टेरिडोफाइट्स के बारे में देखते हैं। अच्छा, ब्रायोफाइट के बारे में थोड़ा सा और डिस्क्रिप्शन बचा हुआ है तो वो पहले देखते हैं।
ब्रायोफाइट में हम देखेंगे कि ये इनमें किस तरह की रचना होती है। इनमें वास्तविक मूल पत्तियां तने नहीं होती, पर मूल की तरह, तने की तरह, पत्तियों की तरह, तने की तरह की संरचना देखने को मिलती है। और ब्रायोफाइट में क्या क्या उदाहरण आते हैं, इसमें लिवरवर्ट एक ग्रुप आता है और एक मॉस का ग्रुप आता है। ठीक है, तो लिवरवर्ट में भी ये थैले के आकार के होते हैं, थैला सा होते हैं। इनमें पृष्ठ और आधार पाया जाता है, इसलिए इन्हें पृष्ठाधार कहते हैं, पृष्ठाधार टाइप के होते हैं। इसके बाद मॉस की बात करें तो ये सीधे होते हैं, पतले तने वाले होते हैं और इनमें पत्तियां सर्पिल रूप में पाई जाती है। मतलब तना जो होता है उसमें पत्ती ऐसे चारों तरफ से घेरे रखेगी। ठीक है, और हम बात करते हैं मुख्य काय की। ठीक है, तो ब्रायोफाइट की मुख्य काय कैसी होती है, इनका मुख्य पौधा कैसा होता है, तो युग्मको उद्भिद प्रकार का होता है, अर्थात ये युग्मक उत्पन्न करते हैं। कौन कौन से युग्मक उत्पन्न करते हैं वो देखते हैं। तो वो अंगों द्वारा उत्पन्न करते हैं। नर लैंगिक अंग होता है और एक मादा लैंगिक अंग होता है। नर लैंगिक अंग से पुधानी बनता है, मादा लैंगिक अंग से स्त्रीधानी बनता है। जो नर लैंगिक अंग से पुधानी बनता है वो नर युग्मक बनाता है, और मादा लैंगिक अंग से जो स्त्रीधानी बनता है, स्त्रीधानी जो बनता है वो मादा युग्मक बनाता है। ये दोनों युग्मक आपस में संगलन करते हैं और युग्मनज बनाते हैं। युग्मनज अर्थात जायगोट बनाते हैं, और जो कि एक बहुकोशिकीय रचना होती है। और इस बहुकोशिकीय रचना से बीजाणु उद्भिद बनता है। ये बहुकोशिकीय रचना विकसित होती है और बीजाणु उद्भिद बनाती है, और ये बीजाणु उद्भिद अगुणित बीजाणु बनाता है, अगुणित बीजाणु बनाता है। और इस अगुणित बीजाणु से पुनः युग्मकोद्भिद बनता है, मतलब फिर से युग्मकोद्भिद बनता है। इस तरह से एक युग्मकोद्भिद से पूरी साइकिल के दौरान जब युग्मकोद्भिद बनता है तो इस तरह से इनका जीवन चक्र होता है पूरा ब्रायोफाइट का। इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं, आगे के पॉइंट्स कवर करते हैं। आगे हम टेरिडोफाइट के बारे में देख रहे हैं। तो टेरिडोफाइट्स के बारे में शॉर्ट में सारांश रूप में क्या देख सकते हैं। टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट में क्या होता है, वास्तविक होता है, सब वास्तविक मूल होती है, वास्तविक तना होता है, वास्तविक पत्तियां होती है, सब वास्तविक देखने को मिलता है। और इनका मुख्य पौधा जो होता है वो किस प्रकार का होता है, इनमें मुख्य पौधा होता है बीजाणु उद्भिद होता है, और इसलिए इनमें क्या बीजाणु धानी पाई जाती है। वह जगह जिसमें बीजाणु पाए जाते हैं तो उसे धानी कहा जाता है, तो उस धानी को बीजाणु धानी बोल रहे हैं। और इस बीजाणु धानी में ही हमें बीजाणु में देखने को मिलते हैं। बीजाणु धानी में बीजाणु किस प्रोसेस द्वारा बनते हैं, मियोसिस की प्रोसेस द्वारा बनते हैं या न्यूनीकरण विभाजन द्वारा बनते हैं। अब ये बीजाणु आगे अंकुरित होते हैं, अंकुरित होकर युग्म को उद्भिद बनाते हैं। इस युग्म को उद्भिद में वृद्धि होती है, और कौन सी जगह पे चाहिए वृद्धि कर पाते हैं, ठंडे नम स्थानों पर वृद्धि कर पाते हैं। युग्म को उद्भिद जो होता है आगे जाके नर और मादा लैंगिक अंग बनाता है। नर लैंगिक अंग से पुधानी बनता है, पुधानी से नर युग्मक बनता है। वही मादा लैंगिक अंग से स्त्री धानी बनता है, और स्त्री धानी से मादा युग्मक बनता है। जो नर युग्मक होता है पानी के द्वारा मादा युग्मक तक पहुंचता है और संकलन करता है। इस प्रोसेस को निषेचन कहते हैं। और निषेचन के बाद जो होता है युग्मनज बनता है या जायगोट बनता है, और यह युग्मनज जो होता है पुनः बीजाणु उद्भिद बनाता है। इस तरह से हम देखते हैं एक बीजाणु उद्भिद किस साइकिल से होकर एक फिर से बीजाणु उद्भिद बनाता है। इस तरह का जीवन चक्र हमें देखने को मिलता है टेरिडोफाइट्स में। और इसके अलावा एक पॉइंट ये भी है कि टेरिडोफाइट में सुविकसित संवहन ऊतक देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम आगे के पॉइंट कवर करते हैं। टेरिडोफाइट के बाद अगला अगला टॉपिक जो रहेगा जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के बारे में देखते हैं। जिम्नोस्पर्म जो होते हैं, जिम्नोस्पर्म इनमें जो बीजांड होता है वो अंडाशय भित्ति से नहीं ढका होता है, मतलब इसमें बीजांड पे कवर नहीं होता है। और निषेचन के बाद जो बीज बनते हैं वो अनावरण वाले होते हैं, बिना आवरण वाले होते हैं, बिना कवर वाले होते हैं, इसलिए इन्हें अनावृत कहते हैं। बीज अनावृत होते हैं इसलिए इन्हें अनावृत बीज भी कहते हैं या बिना आवरण वाले बीज भी कहते हैं।
और जिम्नोस्पर्म के बारे में और बात करें तो इनमें बीजाणु किस किस प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक छोटे होते हैं, इसको बोलते हैं लघु बीजाणु, बड़े जो बीजाणु होते हैं उसे गुरु बीजाणु कहते हैं। लघु बीजाणु जिस जगह में पाए जाते हैं, जिस धानी में पाए जाते हैं, उसे लघु बीजाणु धानी कहते हैं, और गुरु बीजाणु जिस जगह में पाए जाते हैं, उसे गुरु बीजाणु धानी कहते हैं। ठीक है? और जो लघु बीजाणु धानी में ये कहाँ पाई जाती है? एक स्पेशल पत्ती जैसी रचना होती है जिसे पर्ण कहते हैं, और उसे चूँकि यहाँ पे लघु या छोटे बीजाणु पाए जाते हैं, इसलिए इसे लघु बीजाणु पर्ण कहते हैं। तो लघु बीजाणु वाली पत्ती में लघु बीजाणु देखने को मिलते हैं। और ये जो पत्तियाँ होती है, ये आपस में मिलती है और एक कोन जैसी रचना बनाती है, एक शंकु जैसी रचना बनाती है। तो इन पत्तियों के समूह से एक कोन जैसी रचना बनती है, उसे नर शंकु कहते हैं। इसी तरह से मादा बीजाणु धानी जिनमें बीजाणु पाए जाते हैं, इनमें भी ये जो मादा बीजाणु धानी है, ये भी एक पर्ण पे पत्ती पे पाई जाती है, जिसे गुरु बीजाणु पर्ण कहते हैं। और ये गुरु बीजाणु पर्ण आपस में मिलते हैं और एक और कोन जैसी रचना बनाते हैं, और इस कोन जैसी रचना को बोलते हैं मादा शंकु। ठीक है? और जो लघु बीजाणु पर्ण होते हैं और जो गुरु बीजाणु पर्ण होते हैं, ये जो होते हैं ना, तने पर ये पत्तियाँ जो होती है तने पर सर्पिल रूप में हमें देखने को मिलती है, चारों ओर पत्ते तने की चारों ओर देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं कि जो नर शंकु होते हैं, इसमें लघु बीजाणु बनते हैं, और ये लघु बीजाणु क्या बनाते हैं? नर युग्मक बनाते हैं। और नर युग्मक जो होते हैं वो अंडाशय की ओर जाते हैं, और अंडाशय में होती स्त्री धानी और अंड कोशिका, और ये अंड कोशिका से संकलन करते हैं। अंड कोशिका से संकलन की प्रोसेस जो होती है वो निषेचन कहलाती है। निषेचन के बाद युग्मनज या जायगोट बनता है, और जायगोट विकसित होता है किसमें? भ्रूण में। और इस तरह से हमने देखते हैं कि भ्रूण बनता है, और वहीं जो अंडाशय होता है वहाँ पे जो बाकी जो भाग होता है बीजांड का, बाकी भाग जो होता है अंडाशय का, वो हमें दिखता है, वो बीजांड होता है। तो बीजांड का जो बाकी भाग होता है, कुछ भाग भ्रूण बनाता है, और जो बाकी का बीज भाग होता है बीजांड का, वो क्या बनाता है? बीज बनाता है। तो इस तरह का प्रोसेस होता है जिम्नोस्पर्म में। और इसके बाद हम देखते हैं आगे। बस यही 4 पार्ट ही डिस्कस किए हैं सारांश में। एंजियोस्पर्म के लिए क्या होता है कि एक अलग से ही चैप्टर रहता है। तो हमने सारांश में डिस्कस कर लिया शैवाल के बारे में, ब्रायोफाइट के बारे में, टेरिडोफाइट के बारे में, जिम्नोस्पर्म के बारे में। एंजियोस्पर्म के बारे में आगे एक पूरा चैप्टर ही आता है। तो इस तरह से आगे की कक्षा में पूरा चैप्टर आता है। इस तरह से हमने सारांश के बारे में देखा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।